हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। आपके 7 चैप्टर हो चुके हैं। प्रभाव का कल मैंने क्लास लेके वीडियो दे दिया है MKS बॉस को, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे कल। आज 26 जनवरी थी तो वो कहीं बिजी थे, इसलिए आपके वीडियो नहीं आ पाया है, लेकिन कल वीडियो आपके ग्रुप में आ जाएगा। अब पढ़ते हैं द्रव्यगत सप्त पदार्थों का पारस्परिक संबंध क्या होता है। हमने द्रव्यगत सप्त पदार्थों में क्या क्या आते हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव, ये आते हैं द्रव्यगत सप्त पदार्थों में। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि द्रव्यगत जो सप्त पदार्थ होते हैं इनका आपस में संबंध क्या होता है, इनका आपस में रिलेशन क्या होता है। और इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन, मतलब कंफर्म क्वेश्चन है कि इसमें से एक क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, जिसके अंदर आपको 4 सिद्धांत ये जो है ये समझा के आने होते हैं। द्रव्यगत सप्त पदार्थों का पारस्परिक संबंध लिखते हुए डिटेल में समझाइए, या फिर एक एक 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो ये आता है कि वीर्य निर्धारण का सिद्धांत समझाइए, या फिर नैसर्गिक बल का सिद्धांत समझाइए, या फिर इनमें से एक एक सिद्धांत के बारे में डिटेल से 5-5 नंबर में पूछ लिया जाता है, या फिर 10 नंबर में क्वेश्चन उठता है कि आपस में ये पूरा संबंध समझाना होता है। तो पढ़ते हैं इसको आज हम। इसमें हम सिलेबस वाइज टॉपिक है कि इंटर रिलेशन ऑफ रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव विथ रेस्पेक्ट टू देयर स्ट्रेंथ, यानी उसके बल के अकॉर्डिंग इनका आपस में रिलेशन क्या होता है। जैसे बल अबल का निरूपण क्या होता है, एक समान प्रत्यारब्ध होता है और एक विचित्र प्रत्यारब्ध, ये क्या होते हैं पढ़ेंगे आगे डिटेल से। और ये तो आपने पढ़ भी रखे हैं चरक के विमान स्थान में। चरक पूर्वार्ध जो है उसका विमान स्थान है, उसका फर्स्ट चैप्टर है रस विज्ञान ये नाम का। उसके अंदर आपने पढ़ा है प्रकृति समसंवेद और विकृति समसंवेद, उसके अंदर यही सेम चीज होती है, उन्हीं का ये बदला हुआ नाम होता है समान प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध। देखते हैं एक एक करके। द्रव्य के अंदर रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव का आपस में संबंध क्या है और इनका वैज्ञानिक आधार क्या है, कि किस तरह से आपस में ये कोरिलेट करते हुए एक दूसरे को, कि किस तरह से एक ही पदार्थ में रस भी रहता है, वीर्य भी रहता है, प्रभाव भी रहता है, विपाक भी रहता है, तो फिर किस तरह से ये अपनी बॉडी में जाके वर्क करते हैं, किस तरह से अपना कार्य संपादित करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए दिए गए हैं 4 नियम। पहला होता है वीर्य निर्धारण का सिद्धांत, कि किसी भी द्रव्य का रस के द्वारा ही उसके वीर्य का निर्धारण होता है। अगर मधुर रस है तो सीधी सी बात है उसका वीर्य शीत होगा ही होगा। अगर अम्ल रस है तो उसका वीर्य उष्ण होगा ही होगा। जैसा कि जब हमने वीर्य पढ़ा था तो मैंने बताया कोटेशन भी था उसके अंदर, शीतम वीर्यन यद द्रव्यम मधुरम रसपाकियो वाला, कि मधुर रस का और मधुर विपाक वाले द्रव्यों का वीर्य हमेशा शीत होता है, अम्ल रस वाले का वीर्य जो होता है हमेशा उष्ण होता है, कटु रस वाले का वीर्य जो होता है हमेशा उष्ण होता है। लेकिन कसाय और तिक्त का भी मैंने बताया था कि वीर्य शीत ही होता है। तो वीर्य निर्धारण का सिद्धांत, नैसर्गिक बल का सिद्धांत, यानी कि द्रव्य जो होते हैं उनके अंदर रस का, वीर्य का, विपाक का और प्रभाव का, इन सब का बल समान है। यानी कि ये 4 व्यक्ति हैं, एक तरह से समझा रही हूँ कि रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव नाम के 4 व्यक्ति हैं, किसी एक चीज में रह रहे हैं द्रव्य में। इन चारों की स्ट्रेंथ, इनके जो पावर है, इनके सबके पास समान है। तो फिर ये किस तरह से वर्क करेंगे हमारे शरीर में, समान होते हुए कैसे वर्क करते हैं, उसका सिद्धांत है। और एक विषम बल, एक के पास ज्यादा पावर है, एक के पास कम है, एक शक्तिशाली है तो एक कमजोर है, फिर ये किस तरह से कार्य करते हैं कि विषम बल की स्थिति में या तो रस प्रबल है, या फिर विपाक प्रबल है, या वीर्य प्रबल है, इस कंडीशन के अंदर प्रबल पदार्थ के द्वारा कार्य करने का सिद्धांत। तो ऑब्वियसली बात है, जो प्रबल, जो शक्तिशाली होगा, वो बलवान होगा, वो क्या करेगा, कमजोर को दबा देगा और वो अपना कार्य आगे करेगा। एक है समन्वित कर्म का सिद्धांत, कि सभी जो होते हैं द्रव्य के अंदर जो रस पंचक होते हैं, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य करते हैं, ये एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। ये जब हमने द्रव्य गुण विज्ञान का परिचय पढ़ा था तब उसके अंदर एक कोटेशन भी था कि द्रव्य के अंदर जो रहते हैं ये रस, पंचक और सप्त पदार्थ रहते हुए, सप्त पदार्थ जो होते हैं स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य करते हैं, किसी के भी कार्य को एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं करते हैं। अब पहला पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, वीर्य निर्धारण का सिद्धांत। वीर्य निर्धारण का सिद्धांत, इसके अंदर कोटेशन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर कोटेशन याद करना चाहो तो वही कोटेशन है जो हम पिछले पढ़ के आए हैं, कि शीतम वीर्येण यद द्रव्यम मधुरम रसपाकियो तयोर अम्लम यदुष्णम च यद द्रवम कटुकम तयो। मतलब क्या होता है इसका, कि द्रव्य के अंदर स्थित रस और विपाक से उसके वीर्य का निर्धारण होता है, लेकिन मेन जो है वो रस के द्वारा ही उसका विपाक डिसाइड होता है और रस के द्वारा ही उसका वीर्य डिसाइड होता है।
विपाक जरूरी नहीं होता है। इसमें लिखा हुआ है तो बता रही हूँ कि आगे हम एक एग्जाम्पल ऐसा पढ़ेंगे जिसके अंदर सिर्फ रस से ही उसका विपाक डिसाइड होगा और रस से ही उसका वीर्य डिसाइड होगा। तो उसके रस से और विपाक से ही वीर्य का निर्धारण होता है। यदि द्रव्य में स्थित रस से उसके विपाक और वीर्य का निर्धारण किया जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। जो द्रव्य रस में और विपाक में मधुर होते हैं उनका वीर्य शीत होता है, पहले पढ़ चुके हैं। और जो द्रव्य रस और विपाक में अम्ल होते हैं उनका वीर्य उष्ण होता है, तथा जो द्रव्य रस और विपाक में कटु होते हैं उनका वीर्य कैसा होता है, उनका वीर्य भी उष्ण होता है। ये लाइन नेक्स्ट है, देखना। तथा जो द्रव्य रस और विपाक में कटु होते हैं उनका वीर्य उष्ण होता है। क्लियर है? अब एग्जाम्पल देखते हैं, देखना। घृत और क्षीर है। घृत का रस कैसा है और क्षीर का रस कैसा है? मधुर रस है। ठीक है, तो मधुर रस है तो इसका विपाक कैसा होगा? मधुर होगा। इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि इसका रस और विपाक मधुर है। तो सीधी सी बात है, अगर रस के द्वारा हमें वीर्य डिसाइड करना है, रस के द्वारा हमें विपाक डिसाइड करना है, तो मधुर रस का विपाक वीर्य कैसा होना चाहिए? जनरली देखते हैं तो मधुर रस का वीर्य जो होता है वो शीत होता है, तो इसका वीर्य कैसा होता है? शीत होता है। किसके आधार पर डिसाइड किया हमने? उसके रस और विपाक के आधार पर। मेन हमने किसके बेस पे डिसाइड किया है? रस के आधार पर। देखना नेक्स्ट। कर्मर्द है, अम्लवेतस है, जंबीर, चांगेरी, नींबू वगैरह ये होते हैं, ये अम्ल वर्ग है पूरा। इन आदि द्रव्यों का रस और विपाक अम्ल होता है, तो ये अम्ल वर्ग है, तो इतना तो हमें कंफर्म हो ही जाएगा। विपाक हमें क्लियर हो या ना हो, हमें रस तो क्लियर हो ही रहा है कि इसका रस जो है वो अम्ल है। और अम्ल रस का रस अम्ल है तो विपाक उसका कैसा होगा? अम्ल होगा। हमने जब विपाक पढ़ा था तब ये चीज भी हमने पढ़ी थी। अम्ल रस वालों का द्रव्यों का विपाक क्या होता है? अम्ल होता है। तो इनका रस और विपाक के आधार पर वीर्य कैसा होगा? उष्ण होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? तयोर यमलम यदुष्णम च, यानी कि जो द्रव्य अम्ल होते हैं उनका वीर्य उष्ण होता है। क्लियर है? अब देखना एक चीज। कुटकी है, कदर है, इक्ष्वाकु जो विरेचन करवाता है, इंद्रायण है, आदि रस में क्या होते हैं? तिक्त होते हैं। ठीक है, और विपाक में कैसे हैं? कटु होते हैं। तो तिक्त अगर उसका रस है तो उसका वीर्य शीत होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रस के द्वारा ही क्या हुआ है? वीर्य डिसाइड हुआ है, ना कि उसके विपाक के थ्रू डिसाइड हुआ है। क्योंकि विपाक अगर कटु है तो कटु विपाक वालों का कटु विपाक है तो उसके आधार पर तो इसका वीर्य जो होता है वो उष्ण होना चाहिए। कटु मानते हैं, लेकिन हमने जो है यहाँ पर रस से डिसाइड करते हैं किसी भी द्रव्य का वीर्य। इसीलिए मैंने बोला था कि विपाक से डिसाइड नहीं करना है कि किसका वीर्य कैसा होगा, कौन से द्रव्य का वीर्य कौन सा होगा, हमें रस से डिसाइड करना है। तो ये जो होते हैं ना ये द्रव्य, ये तिक्त रस वाले, उष्ण शीत वीर्य वाले और कटु विपाक वाले होते हैं। तो हमने किससे डिसाइड किया है? रस से डिसाइड किया है इसका वीर्य। क्लियर है? ये एक सिद्धांत आपका कंप्लीट हुआ। अब दूसरा सिद्धांत है। अब देखना, थोड़ा ध्यान समझना। द्रव्य के अंदर पदार्थ पाए जाते हैं रस, गुण, वीर्य और विपाक, और एक प्रभाव होता है। 5 चीजें होती हैं। जब सारे समान होते हैं तो जो अन्य शक्ति से कार्य करता है वो होता है प्रभाव। अचिंत्य शक्ति से कार्य करता है तो कोई द्रव्य वो होता है प्रभाव। ये सभी समान है। 4 व्यक्ति हैं, समान बल वाले हैं, इक्वल है बिल्कुल, लेकिन किसी न किसी के अंदर तो ऐसी विशेषता है कि वो पहले वाले को पराजित कर सकता है, पहले वाले को सप्रेस कर सकता है, वो दबा सकता है उसको। तो अगर बल साम्य है तो इस स्थिति के अंदर ये एक दूसरे को दबाते हुए कार्य करेंगे। और अगर बल असमान है इनका, तब जो प्रबल होगा उससे द्रव्य कार्य करेगा। ये 2 सिद्धांत है, एक तो नैसर्गिक बल का सिद्धांत है, एक नेक्स्ट तीसरा नंबर का सिद्धांत आएगा। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। देखना, द्रव्यगत पदार्थों के अंदर बल साम्य होने पर उत्तरोत्तर पदार्थ, यानी कि आगे वाला जो पदार्थ है वो पूर्व वाले को, पहले वाले को दबाता है, यानी उसको दबाते हुए कार्य करेगा। क्लियर? देखा, रस को हमेशा विपाक दबाएगा, रस और विपाक इन दोनों को फिर वीर्य दबाएगा, और रस, विपाक और वीर्य इन सभी को कौन दबाता है? प्रभाव दबाता है। इस तरह से रस को तो विपाक दबाते हुए कार्य करेगा, रस और विपाक को वीर्य दबाते हुए कार्य करेगा, और रस, विपाक और वीर्य को प्रभाव दबाते हुए अपना कार्य करेगा। इस तरह से द्रव्य जो होता है वो अपना कार्य करता है। रस आदि, यानी कि रस के अंदर कौन सा? रस आदि के अंदर क्या आते हैं? रस, विपाक और वीर्य के साम्य से जो कर्म होता है वह द्रव्यों का स्वाभाविक बल होता है। देखना, अब रस का प्रभाव कि किस तरह से
रस रस को कौन दबा रहा था? विपाक। अब विपाक कैसे दबाते हुए कार्य करता है देखना। कटु रस युक्त शुंठी होती है, शुंठी होती है वो कटु रस वाली होती है, और पिपली जो होती है वो भी कटु रस युक्त होती है। क्लियर है? तो इस हिसाब से कटु रस है तो कटु रस का वीर्य कैसा होना चाहिए? उष्ण होना चाहिए। उष्ण वीर्य है और रस भी कटु है, तो कटु रस कभी वृष्य हो सकता है कि कभी धातुओं को बढ़ाने वाला हो सकता है क्या? क्योंकि धातुओं को बढ़ाने का कार्य करता है वो मधुर रस करता है ना। तो रस के हिसाब से तो ये जो है वो अवृष्य होनी चाहिए, शुंठी और पिपली, लेकिन ये वर्ष्य होती है। तो फिर किस हिसाब से वर्ष्य हुई? ये वर्ष्य हुई इसके विपाक के हिसाब से, क्योंकि इनका विपाक कैसा होता है? मधुर विपाक होता है। तो रस को यहाँ पे किसने सप्रेस किया है? विपाक ने सप्रेस किया, यानी कि दबा दिया, विपाक ने रस को दबाया। इसीलिए शुंठी और पिपली जो होती है वो वर्ष्य होती है, मतलब उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण करने वाली, उनको बढ़ाने वाली होती है। क्लियर? नेक्स्ट है अब है रस और विपाक को कौन दबा रहा था? वीर्य। तो अब रस और विपाक का पराभव का मतलब होता है दबाना, सप्रेस करना। उनको कौन दबा रहा है? वीर्य। कैसे कर रहा है देखना। वृहत पंचमूल सब जानते हैं। वृहत पंचमूल का रस में कैसे होता है? तिक्त, कषाय और कटु विपाक वाले होते हैं। उसका रस दे दिया कि तिक्त और कषाय तो उनका रस है और विपाक जो है उनका कटु है। इस हिसाब से तिक्त और कसाय रस कैसे होते हैं? वात को बढ़ाने वाले होते हैं, क्योंकि वात का शमन करने वाले रस जो होते हैं वो 3 होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण। बाकी जो 3 बचे वो क्या करेंगे? वात को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे। और कटु विपाक भी होता है, वो वात को बढ़ाने वाला ही होता है। क्लियर है? तो इस हिसाब से वात को बढ़ाने वाले होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे रस को और विपाक को, यानी रस तो हो गया तिक्त और कसाय को, विपाक हो गया यहाँ पे कटु, इनको कौन सप्रेस कर रहा है? उसका वीर्य। वीर्य क्या है? उष्ण वीर्य। तो उष्ण वीर्य है तो कोई भी चीज उष्ण होती है और वात शीत है, बिल्कुल एंटी प्रॉपर्टी चल रही है, तो क्या करेगा? दबा देगा। तो इसने क्या किया? रस को और विपाक को दबाया। रस है तिक्त कसाय, विपाक है कटु, इनको दबाया। तो इनके हिसाब से, रस के हिसाब से, विपाक के हिसाब से ये वात को बढ़ाने वाला होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वीर्य है उष्ण, तो उष्ण वीर्य के कारण ये क्या कर रहा है? वात का शमन करने वाला हो रहा है। क्लियर? अब देखना। अब ठीक है, रस को भी दबा दिया विपाक ने, रस को दबाया विपाक ने, विपाक को दबा दिया रस, और विपाक को दबा दिया वीर्य ने। अब इन तीनों को कौन दबाता है? इनको दबाता है फिर प्रभाव। ठीक है, जैसे दंती रस में व विपाक में, दोनों में कटु होती है। दंती कौन से रस वाली होती है? कटु रस वाली होती है। विपाक में कैसी होती है? कटु होती है। वीर्य में कैसी होती है? उष्ण होती है। तो इस हिसाब से ये अग्नि को बढ़ाने वाली और ग्राही होनी चाहिए। ग्राही क्या होता है? ग्राही होता है अपनी बॉडी में जो एक्स्ट्रा द्रव्यांश होता है उसको सोखने वाला। अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, जो ग्राही द्रव्य होते हैं उनमें अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। अग्नि महाभूत की प्रधानता के कारण हमारे शरीर के द्रव्यांश जो होता है, द्रव्य का जो अंश होता है, उसको ये सोख लेते हैं। तो ये ग्राही होनी चाहिए थी, लेकिन ये प्रभाव से क्या करवा रही है? विरेचन कर्म करवा रही है। ग्राही तो था जो मल को बांधने वाला होता है। ऑब्वियसली मल के अंदर से अगर एक्स्ट्रा फ्लूइड है या फिर जितना भी वाटर का है अमाउंट है उसको सोख लिया, तो मल की ऐसी कंडीशन कैसी हो जाएगी? स्टूल की कंडीशन होती है वो बद्ध जाता है, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन आ जाती है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन करवाना चाहिए था इसको और अग्नि को बढ़ाना चाहिए था। किसको? दंती को। लेकिन दंती क्या करवा रही है? यहाँ पे विरेचन कर्म करवा रही है। इसलिए किससे कार्य कर रही है? ये कार्य कर रही है अपने प्रभाव से। क्लियर है? अब देखते हैं, देखना, ये कंडीशन थी समान बल साम्य की कंडीशन के अंदर। जब इनका बल समान था तो इन्होंने एक दूसरे को उत्तरोत्तर दबाते हुए कार्य किया। लेकिन अब देखना, विषम बल की स्थिति में इनका बल बिल्कुल भी समान नहीं है। उस कंडीशन के अंदर बल समान है ना, रस और विपाक समान है, कटु कटु है, और इन्हीं का फेवर कर रहा है वीर्य उष्ण है, तो बल समान हुआ। फिर वहां पर उसने प्रभाव ने इसको दबाया, ऐसे है। तो विषम बल की स्थिति में प्रबल पदार्थ के द्वारा कार्य करने का सिद्धांत है। ऑब्वियस सी बात है, अगर जहां एक शक्तिशाली है और एक बलवान है, तो ऑब्वियस सी बात है जो बलवान होगा वो बलवान के थ्रू ही कार्य होगा ना, वहां पे कमजोर के थ्रू तो कार्य होगा नहीं। तो जो प्रबल होगा, जो डोमिनेंट होगा, उसी के थ्रू कार्य होगा। अब देखना एक बार, बल के समान नहीं होने पर, जहां बल समान नहीं है, जहां पे रस वीर्य विपाक इनका बल समान नहीं है बिल्कुल भी, वहां पर प्रबल पदार्थ के द्वारा क्या होता है? कार्य की निष्पत्ति होती है, यानी कार्य संपन्न किया जाता है। कुछ द्रव्य रस के द्वारा, कुछ वीर्य के द्वारा। अब यही बात होगी, किसी के अंदर रस प्रबल होगा तो किसी के अंदर वीर्य होगा, तो किसी के अंदर गुण होगा, और किसी के अंदर विपाक होगा तो किसी के अंदर प्रभाव होगा।
इसके अंदर कोई डिसाइड नहीं है कि कौन सा कार्य करेगा, जो डोमिनेंट होगा वो कार्य करेगा। अब देखना, अगर रस प्रबल है किसी के अंदर तो वो कैसे कार्य करता है। श्वेत अर्क, यानी श्वेत अर्क मतलब आंकड़ा जानते हो, सभी जानते हैं, सभी गांव के हैं तो सब जानते हैं, गांव में सब हर कोई रहा होता है। श्वेत अर्क का जो पुष्प होता है वो मधुर तिक्त रसयुक्त होता है, ठीक है। विपाक में कटु होता है और वीर्य में क्या होता है, उष्ण होता है। तो मधुर तिक्त रस है, विपाक में कटु है, ध्यान से देखना एक बार, मधुर वाले रस का वाले का विपाक कब से कटु होने लग गया, कभी नहीं होता, लेकिन इसका विपाक कटु है और वीर्य उष्ण है, होना चाहिए था शीत, ठीक है। यह मधुर तिक्त रस से, इस रस से, मधुर रस से क्या करेगी, रक्त पित्त का शमन करने वाली होती है। यह विपाक और वीर्य से पित्तवर्धक नहीं, विपाक के हिसाब से कटु है तो उष्ण होगा, कटु रस कैसा होता है, उष्ण प्रकृति का होता है, और वीर्य भी उष्ण होता है, तो यह रक्त पित्त के अंदर तो पित्त को बढ़ाने वाला होना चाहिए ना, लेकिन मधुर रस के कारण क्या करता है, ये मधुर और तिक्त रस के कारण क्या होता है, ये रक्त पित्त का शमन करने वाला होता है। अब देखना विपाक की प्रबलता, कि विपाक से कैसे कार्य करता है। पिपली और शुंठी में रस कौन सा, कटु, विपाक कौन सा, मधुर, वीर्य कौन सा, उष्ण, पहले पढ़ चुके हैं ये हम। तो इससे विपाक की प्रबलता से क्या होती है, ये वर्ष्य होती है, क्योंकि मधुर विपाक है और मधुर रस क्या करता है, अपने अंदर शरीर के अंदर धातुओं को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए ये वर्ष्य होता है। यहाँ पर रस और वीर्य से ये वर्ष्य नहीं है, क्योंकि भाई रस तो कटु है, तो कटु रस तो कभी धातुओं को नहीं बढ़ाता और न ही उष्ण वीर्य कभी धातुओं को बढ़ाता है, तो इस हिसाब से ये वर्ष्य है। तो किसके कारण है, ये विपाक के कारण है। तो यहाँ पर किसके डोमिनेंसी है, विपाक की। नेक्स्ट है वीर्य की डोमिनेंसी कैसी होती है, वीर्य की प्रबलता कैसे होती है। बृहत पंचमूल अपने पढ़ा, पीछे भी पढ़ा, बृहत पंचमूल में रस कौन सा, कसाय तिक्त, विपाक कौन सा, कटु, ठीक है, वीर्य कौन सा, उष्ण। ये रस व विपाक के आधार पर तो होनी चाहिए वात को बढ़ाने वाली, क्योंकि कषाय रस क्या करता है, वात को बढ़ाने वाला होता है, और तिक्त रस भी वात को बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि वात को शमन करने वाले रस तीन ही है, मधुर, अम्ल, लवण, बाकी जो बच्चा क्या करेगा, वात को बढ़ाएगा। वीर्य उष्ण है, तो विपाक भी क्या है इसका, कटु है, तो कटु के हिसाब से बढ़ाने वाला ही है वात को, लेकिन यहाँ पे वीर्य उष्ण है, तो उष्ण वीर्य क्या करेगा, वात का शमन करेगा। अब देखना प्रभाव की प्रबलता से वही चीज आ गई, दंती रस व विपाक में कैसी हुई, कटु हो गई, वीर्य में कैसी हुई, उष्ण हुई, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे डोमिनेंट कौन है, प्रभाव, तो इसने क्या किया, वीर्य के आधार पर ये रस और वीर्य के आधार पर होनी चाहिए थी ये ग्राही, यानी कि मल को सुखाने वाली, मल के अंदर से जो द्रव्यांश है उसका शोषण करने वाली होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो भाई विरेचन करवा रही है, यानी करना चाहिए था कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, लेकिन कर रही है ये विरेचन। तो किसके आधार पर कर रही है, प्रभाव की डोमिनेंसी के आधार पर। क्लियर है। अब पढ़ते हैं हम नियम नंबर 4, समन्वित कर्म का सिद्धांत। इसके अंदर ये सिद्धांत क्या बोलता है कि हमने ये द्रव्य की कार्य प्रणाली पढ़ी थी, द्रव्य जब चैप्टर पढ़ा था हमने, मैंने बताया भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बड़ा सा कोटेशन था 5-6 लाइन का, द्रव्य गुण कर्माणी कार्मुकानी भवंती, ऐसे कुछ कर्म है, जिसके अंदर बताया था कि कोई भी द्रव्य जो होता है वो द्रव्य से, गुण से और द्रव्य गुण स्वभाव से कार्य करता है, बताया था, देखना एक बार जाके नोट्स के अंदर, कि कोई भी द्रव्य जो होता है वो द्रव्य के स्वभाव से, यानी कि द्रव्य से कार्य करता है, गुण से कार्य करता है और द्रव्य गुण से कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि ओनली गुण से कार्य कर रहा है या फिर ओनली द्रव्य से ही कार्य हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, या फिर ये सब चीजें क्या होती है, मिलके कार्य करती है, यानी कि द्रव्य स्वभाव, गुण और द्रव्य स्वभाव, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, इनके द्वारा ही कर्मों का संपादन होता है हमारे शरीर में द्रव्य के द्वारा। इस वाले सिद्धांत के अंदर क्या बताया गया है, समन्वित कर्म सिद्धांत के अंदर बताया गया है कि हमारे शरीर के रस के द्रव्य जो होता है उसके अंदर रस भी रहता है, गुण भी रहता है, विपाक भी रहता है, प्रभाव भी रहता है, सब रहते हैं, लेकिन ये जब कार्य करते हैं ना तो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते हैं, ये स्वतंत्र होकर अपना अपना कार्य करते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर में त्रिदोष रहते हैं, तो रोग की उत्पत्ति होती है जब एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। हमारे शरीर में त्रिगुण रहते हैं, सत्व, रज और तम रहते हैं, तो ये परस्पर एक दूसरे का विरुद्ध न होते हुए कार्य का संपादन करते हैं। जहां पे सत्व डोमिनेंट होना चाहिए था वहां सत्व डोमिनेंट होता है जिस समय, और जहां पे जब हमें क्रोध आता है, जहां पे तम होना चाहिए था वहां तम होता है, और जब हमें निद्रा आती है तो वहां पे तम डोमिनेंट होना चाहिए था, तो वहां पे तम होता है। तो ऐसा नहीं कि एक दूसरे के कार्य को ये इंटरफेयर करते हैं, ऐसा नहीं है। तो वही बताया हुआ है कि द्रव्यगत पदार्थों के परस्पर विरोध की स्थिति में
सभी पदार्थ अपने अपने कार्य का संपादन करते हैं, वे एक दूसरे को कर्मों का बाधक नहीं करते हैं, मतलब बाधक नहीं होते हैं, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जैसे सत्व, रज और तम हमारे शरीर में तीनों एक साथ रहते हैं और अपने अपने कर्मों का संपादन करते हैं। भोजन करने के बाद निद्रा आती है क्योंकि तम बढ़ता है, और तम ही क्या होता है, निद्रा के अंदर मेन गुण माना जाता है। तो वहां पे तम बढ़ता है, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है सत्व और रज इंटरफेयर करता है, नहीं। हमारा शांत स्वभाव होता है तो हमारे अंदर सत्व बढ़ा हुआ होता है, तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम रजो और तम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब देखिएगा, तो इस तरह से 4 सिद्धांत हमारे कंप्लीट हुए द्रव्यगत सप्त पदार्थों के आपस के संबंध के अंदर। कि पहला जो था पहला सिद्धांत जो था वो था वीर्य निर्धारण का सिद्धांत, दूसरा नैसर्गिक बल का सिद्धांत था, और तीसरा अगर बल समान नहीं है, विषम बल है, तो उसके अंदर प्रबल का द्वारा कार्य किया जाएगा, और सभी जो होंगे चौथे नंबर के अंदर अपना अपना कार्य बिना किसी इंटरफेयर के संपादित करते हैं। अब है समान प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध। ये चीज क्या होती है? चरक के विमान स्थान पूर्वार्ध जो है उसके अंदर विमान स्थान है, फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है रस विमानी अध्याय। उसके अंदर 9 नंबर और 10 नंबर का एक कोटेशन लिखा हुआ है। उसके अंदर देखना प्रकृति समसंवेद है और एक विकृति समसंवेद है, विषम संवेद है। तो ये दो जो होते हैं, इन्हीं का संशोधित करके, इन्हीं का ये संशोधित नाम होता है समान प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध, बस और कुछ नहीं है। ये चीज होती क्या है, इसके अंदर क्या होता है, प्रकृति समसंवेद के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई द्रव्य है, वो स्वतंत्र रूप से अगर मधुर रस युक्त है, अगर उसका संयोग हम किसी अन्य द्रव्य के साथ करते हैं तो वो अपने गुणों को नहीं छोड़ता है, वो वहां पर भी मधुर रस देते हुए खुद का मधुर रस ही रखता है और उस रोग को नष्ट करने में हमारी सहायता करता है। जैसे है ज्वरग्न औषधियां हैं, 4 औषधियां हमारे पास जो ज्वर को दूर करती है, फीवर को दूर करती है। अगर चारों को एक साथ लेंगे तब भी ये ज्वर को दूर करेगी, अलग अलग लेंगे तब भी ये ज्वर को दूर करेगी। ऐसा नहीं है कि इनको एक साथ लिया है तो ये अपने गुणों को छोड़ देगी और विपरीत कार्य करेगी हमारी बॉडी में, ऐसा नहीं है। यह होता है प्रकृति समसंवेद यानी कि समान प्रत्यारब्ध। विचित्र प्रत्यारब्ध के अंदर क्या होता है कि जब ये स्वतंत्र थी, द्रव्य स्वतंत्र था, तब तो इनके गुण अलग थे। जैसे ही हमने इसको संयोग किया किसी के साथ में, या फिर हमने इसे ग्रहण किया, इसका शरीर में जाने के बाद इसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है और ये हमारे शरीर में जाके रोगों को प्रकोपित करता है। वो कार्य नहीं करता है जो ये स्वतंत्र रूप में कर रहा था। जैसे कोई द्रव्य मधुर है तो ये स्वतंत्र अवस्था में तो ये इसका रस मधुर है, लेकिन जब इसे दूसरी द्रव्य के साथ संयुक्त करते हैं तो इसका रस मधुर नहीं रहता है। तो ये होता है विचित्र प्रत्यारब्ध। देखना एक बार, जैसे चीनी, जल और दूध, इनको आपस में बनाया गोला, अपन ने अपने शरबत बनाया। तो जब चीनी, जल और दूध, चीनी जो थी उसमें अपना मधुर गुण था, मधुर रस था, और जब हमने शरबत बनाया तब भी इसमें मधुर रस है उसने अपने गुणों का त्याग नहीं किया, उसने संयोग अवस्था में भी अपने मधुर रस को बनाए रखा। तो ये तो होता है समान प्रत्यारब्ध। और विचित्र प्रत्यारब्ध इसका उल्टा होता है। देखना एक बार, समान प्रत्यारब्ध, इसमें थोड़ा सा हल्का सा ही अलग डेफिनेशन बताइए, लेकिन बात वही है बिल्कुल। देखना, द्रव्यों के आरंभक महाभूत, जिनसे द्रव्यों का निर्माण होता है वो महाभूत, और उसके रस, वीर्य आदि के आरंभक महाभूत, इन दोनों का आश्रय बिल्कुल समान होता है। यानी कि द्रव्य के अंदर नारियल पानी है अगर, तो नारियल पानी होता है, तो जल के अंदर कौन सा महाभूत डोमिनेंट होता है? नारियल पानी एक से द्रव्य हो गया अपने लिए, तो जल के अंदर कौन सा महाभूत डोमिनेंट होता है? पृथ्वी और जल महाभूत होता है कि नहीं होता है? तो होता है। और उसके अंदर रस, वीर्य, विपाक होंगे, उनके महाभूत भी कैसे हैं? सेम, पृथ्वी और जल है। तो इस तरह से दोनों क्या हुए? समान हुए। तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? समान गति से कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी और जल महाभूत जब द्रव्य स्वतंत्र अवस्था में था तब थे, और जब हमने ग्रहण किया तब उनके महाभूत ही चेंज हो गए, ऐसा नहीं है। समान प्रत्यारब्ध अवस्था में क्या होता है कि द्रव्य जो होता है उसके रस के अकॉर्डिंग ही उसके वीर्य, विपाक का निर्धारण होता है। इंपॉर्टेंट चीज है ये। समान प्रत्यारब्ध अवस्था के अंदर द्रव्य के रस के अकॉर्डिंग ही उसके वीर्य का और उसके विपाक का निर्धारण होता है, जबकि
विचित्र प्रत्यारब्ध में ये नहीं होता है, कभी भी उसके रस के अकॉर्डिंग उसके वीर्य का और विपाक का निर्धारण नहीं होता है। देखिएगा जैसे इक्षु का रस, इक्षु यानी गन्ने का जूस जानते हो, गन्ना जानते हो, गन्ने के अंदर रस होता है मधुर। तो मधुर को देखते हुए, मधुर रस को देखते हुए हम उसका वीर्य और उसका विपाक पता लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? मधुर रस है तो उसका विपाक कैसा होगा? मधुर। उसका वीर्य कैसा होगा? शीत। लेकिन ये चीज जो होती है ये किसमें नहीं होती है? ये विचित्र प्रत्यारब्ध में नहीं होती है। जैसे मैं समझाती हूँ तो आप सबको एक चीज, दूध होता है, दूध का रस है मधुर। अब विपाक बताना खुद से। विपाक होगा, सीधी सी बात है, मधुर होगा, और वीर्य जो होगा वो शीत होगा। ठीक है, जब हमने इसे उपयोग में लिया तो विपाक तो शरीर में जाने के बाद ही बनेगा ना, रस तो हमें बाहर से पता चल जाता है। तो इसके अंदर स्वतंत्र अवस्था में इसका रस था मधुर, लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर गया, हमने इसे ग्रहण किया, इसने कार्य किया, तो विपाक हुआ इसका मधुर। क्लियर है? ये था समान प्रत्यारब्ध। क्लियर? तो ये शरीर में जाके क्या करेगा? पित्त का शमन करेगा, क्योंकि मधुर रस है तो पित्त का शमन करेगा। अब देखना, मछली होती है, मछली होती है तो मधुर रस वाली होती है। ठीक है, मधुर रस वाली है तो एक बार खुद से बताना, मधुर रस है, विपाक कैसा होगा? मधुर। वीर्य कैसा होगा? शीत। लेकिन मछली जो होती है उसका वीर्य होता है उष्ण। तो ये विचित्र प्रत्यारब्ध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कैसे हुआ? स्वतंत्र अवस्था में थी तो ये मधुर थी, होना चाहिए था इसका विपाक मधुर होना चाहिए था, वीर्य इसका शीत होना चाहिए था। लेकिन ये विचित्र प्रत्यारब्ध कैसे बना? जब हमने इसे ग्रहण किया। वीर्य क्या होता है? वीर्य वही तो होता है, कार्य संपादन करने के लिए जिस शक्ति से कार्य होता है वो वीर्य होता है। तो ये उष्ण की शक्ति से करें, उष्णता से कार्य करेगी, और उष्णता से कार्य करेगी तो ये पित्त को बढ़ाने वाली होगी। इसलिए मछली जो होती है वो उष्ण होने के कारण क्या करती है? पित्त को बढ़ाने वाली होती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? विचित्र प्रत्यारब्ध का उदाहरण हो गया। समझ में आया अच्छे से? आगे देखते हैं। अब देखना एक बार विचित्र प्रत्यारब्ध, देखना क्या लिखा हुआ है। जिन द्रव्यों के आरंभक महाभूत, यानी कि नारियल पानी देखा हमने तो नारियल के अंदर थे पृथ्वी और जल महाभूत। ठीक है, और उसके रस, विपाक और वीर्य आदि के महाभूत का संगठन अलग अलग होता है। यानी उसके रस, वीर्य और विपाक जो थे, उनके महाभूत जो थे, उनके अंदर जल और पृथ्वी नहीं है। जबकि उसके नारियल पानी जो था उसके अंदर उसके द्रव्य का आरंभक महाभूत था पृथ्वी और जल महाभूत। इन दोनों के अंदर क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो वो होता है विचित्र प्रत्यारब्ध। देखिएगा एक बार, यव है, मकुष्ठ है और मत्स्य है। ये सभी किस तरह से हुए हैं मैं बताती हूँ। देखना, यव के साथ लिखिए आप गोधूम। ठीक है, अब देखना, गोधूम जब सब जानते हैं गेहूं होता है, यव जो होता है वो जो होता है। ठीक है, गोधूम होता है, रस के अंदर होता है मधुर। सीधी सी बात है, मधुर रस है तो विपाक होना चाहिए मधुर, क्योंकि मैंने एक बात बताई है कि समान प्रत्यारब्ध जो होता है उसके रस के द्वारा ही उसका विपाक और वीर्य का डिसाइड करते हैं अपन। अगर क्लास डिस्कनेक्ट होती है तो ज्वाइन करना वापस। गोधूम है, मधुर रस है तो इसका विपाक होना चाहिए मधुर और वीर्य होना चाहिए शीत। इस कंडीशन में मधुर विपाक होने के कारण ये क्या करना चाहिए? वात का शमन करना चाहिए। ये वात का शमन करता है हमारे शरीर के अंदर। अब देखना यव, तो ये समान प्रत्यारब्ध हुआ। गोधूम क्या हुआ? समान प्रत्यारब्ध। अब यव देखना एक बार, यव होता है रस में मधुर। सीधी सी बात है, रस में मधुर होने के कारण इसका विपाक होना चाहिए मधुर, वीर्य होना चाहिए शीत। लेकिन इसका विपाक कटु होता है। कटु विपाक होने के कारण ये क्या करेगा? वात को बढ़ाने वाला होगा। वात को बढ़ाने वाला कैसे होगा? समझ में आया? कटु विपाक के कारण कौन से 3 रस शमन करते हैं? मधुर, अम्ल, लवण। 3 क्या करेंगे? वात का शमन करेंगे। बाकी 3 जो बचे वो बढ़ाएंगे। तो क्या करेगा? कटु रस होने के कारण यह क्या करेगा? वात को बढ़ाएगा। यानी कि जो बाहर है वो अंदर नहीं है। तो ये विचित्र प्रत्यारब्ध हुआ, और जो अंदर है वही वैसा ही बाहर है, तो वो समान प्रत्यारब्ध हुआ। क्लियर? एक बार देखना, मत्स्य, मत्स्य समझा चुकी हूं मैं किस तरह से, मछली और दूध का एग्जाम्पल दिया। अब एक है सिंह का मांस होता है और एक शुक्र का मांस होता है। सिंह का मांस जो होता है वो देखना एक बार, शुक्र का मांस होता है वो होता है मधुर रस युक्त होता है। तो मधुर रस है तो विपाक मधुर होगा और वीर्य शीत होगा। इस कंडीशन से ये वात का शमन करना चाहिए। लेकिन शुक्र का मांस जो होता है, जो सॉरी सिंह का मांस जो होता है वो मधुर रस होते हुए भी वीर्य में तो शीत होता है, लेकिन विपाक में कैसा होता है? ये कटु होता है। इसके कारण क्या करेगा? ये वात को बढ़ाने वाला होगा। यानी कि जैसा अंदर है वैसा बाहर नहीं, जैसा बाहर है वैसा अंदर नहीं है, तो ये वात को बढ़ाने वाला होगा। इस कंडीशन के कारण ये क्या होगा? विचित्र प्रत्यारब्ध होगा। आपकी किताब में लिखे हुए हैं ये एग्जाम्पल, इसमें नहीं लिखे हुए हैं,
इसलिए मैं समझा रही हूँ। मत्स्य मैं समझा चुकी हूँ, मकुष्ट का इसमें नहीं दे रखा है। एक और एग्जाम्पल समझाती हूँ, जैसे विड लवण पढ़ा और हमने एक सेंधव लवण पढ़ा। सेंधव लवण का मैंने आपको बताया था कि सभी लवण जो होते हैं वीर्य के अंदर उष्ण होते हैं, लेकिन एक सेंधव लवण ही ऐसा होता है जो वीर्य में शीत होता है, और शीत वीर्य होने के कारण ये क्या होता है, चक्षुष होता है। समझ रहे हैं ना, चक्षुष का मतलब क्या होता है, आंखों को, ज्योति को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। लेकिन शीत सेंधव लवण है, लवण है, ठीक है, लवण रस है, तो खुद के कॉमन सेंस से अपन बताएंगे कि लवण रस है तो इसका विपाक कैसा होना चाहिए, अम्ल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए विपाक, क्योंकि सॉरी मधुर का और लवण का विपाक कैसा था, मधुर था, ठीक है। हाँ, तो विपाक इसका कैसा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, लेकिन इसका वीर्य कैसा होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए, लेकिन इसका वीर्य होता है शीत। तो जैसा बाहर है वैसा अंदर नहीं है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, सेंधव लवण विचित्र प्रत्यारब्ध का। एक ऐसे एग्जाम्पल मान लेते हैं, विड लवण है, विड लवण जो है लवण वर्ग का है, तो लवण वर्ग का है तो मधुर विपाक होना चाहिए इसका। तो विड लवण होता है तो ये उष्ण प्रकृति का होता है, उष्ण होता है, इसके कारण क्या होता है, ये अचक्षुष्य होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, वो समान प्रत्यारब्ध का एग्जाम्पल है। तो रस विपाक वीर्य परस्पर विरुद्ध होते हैं इनके, यानी किसी ना किसी एक चीज के अंदर ये विरुद्धता दर्शाते हैं, या का रस के डिसाइड करते हैं तो विपाक और वीर्य इनमें से एक में चेंज मिलता ही मिलता है, या तो रस के अकॉर्डिंग विपाक मिल जाएगा या फिर रस के अकॉर्डिंग वीर्य मिल जाएगा, तो एक क्या होगा, अलग होगा ही होगा। इसी कंडीशन के कारण ये विचित्र प्रत्यारब्ध होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट ये चैप्टर में आ गए। आज के लिए इतना ही, और कुछ पूछना है किसी को, बताओ। इसमें से देखो, जैसे कुछ याद हो जाते हैं, जैसे मत्स्य है, हर किसी को याद होता है कि मछली जो होती है वो उष्ण होती है, उष्ण होती है तो हमारे शरीर के अंदर ये पित्त को बढ़ाने वाली होगी होगी, तो इसमें याद करने वाली बात नहीं है। तो ये उष्णता वीर्य से कार्य करेगी, यहाँ पे ये वीर्य डोमिनेंट होगा इसमें, तो ये पित्त को करने वाली होगी। दूध जो होता है वीर्य के अंदर शीत वीर्य होता है, तो शीत वीर्य के कारण ये शुक्र को बढ़ाने वाला होता है, पित्त का शमन करने वाला होता है, और मधुर रस वाला होता है। ये रेगुलर पढ़ते हैं तो ये याद हो जाती है, ये सब यूज पढ़ते हैं, इनका यूजेस पढ़ते हैं अपन तो याद होते हैं। अब हर कोई द्रव्य वीर्य के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता है, कभी कभी वो विपाक के अकॉर्डिंग कार्य करेगा तो